नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का, यानी सरफेस केमिस्ट्री का, जिसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। इस सरफेस केमिस्ट्री की हमारी 7th क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारा पार्ट नंबर 8 रहेगा, यानी आज का जो वीडियो है ये हमारा वीडियो नंबर 8 रहेगा। इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे विषमांगी उत्प्रेरण का, यानी हम कह सकते हैं हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था समांगी उत्प्रेरण का। समांगी उत्प्रेरण की परिभाषा हमने देखी थी, एग्जाम्पल हमने देखे थे, और समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि का अध्ययन हमने किया था। और वहाँ पर हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। लगातार उसी कड़ी में आज हमारा दूसरा प्रकार, उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार, विषमांगी उत्प्रेरण, इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे इस आज के पार्ट में। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। देखो, विषमांगी उत्प्रेरण को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यदि अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो वह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। सीधा सा मतलब यही है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं यदि अलग अलग हैं तो वह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। यानी हम विषमांगी उत्प्रेरण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्या कहेंगे? यदि अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था अलग अलग हो तो वह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो वह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। देखिए, हमने विषमांगी उत्प्रेरण को किस प्रकार से परिभाषित किया? यदि अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था अलग अलग हो तो वह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। हम विषमांगी उत्प्रेरण के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण। क्योंकि हमें पता है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो हमें वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो हमने क्या कहा? वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। यानी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं वनस्पति तेल। क्या लिखेंगे? वनस्पति तेल। और हम करवा रहे हैं हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन के अणु के साथ इसकी अभिक्रिया होगी। तो किसका निर्माण होगा? वनस्पति घी का निर्माण होगा। वनस्पति घी। अब देखो, वनस्पति तेल यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है, H2 यहाँ पे गैसीय स्टेट में है, और जो वनस्पति घी है ये भी यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है।
और जो उत्प्रेरक होता है यहाँ पे निकिल, ये यहाँ पे होता है सॉलिड स्टेट में। अब देखो आप, यानी इस वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, इनकी अवस्थाएं अलग अलग हैं। और यही कहा हमने कि यदि अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था अलग अलग हो तो वह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। क्या कहेंगे? अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। देखो N2 प्लस 3H2 और 2NH3, और यहाँ पे उत्प्रेरक होता है आयरन, जो सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट। N2 गैस अवस्था में, H2 भी गैस अवस्था में और अमोनिया भी गैस अवस्था में। देख सकते हो आप, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो अपन कह सकते हैं अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है वो भी विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है। हम तीसरा एग्जाम्पल लें, तीसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि, संपर्क विधि। यानी अपन कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि। देखो अभिक्रिया कौन सी होती है? 2SO2 प्लस O2, और यहाँ पे उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम, जो ठोस अवस्था में होता है, और उत्पाद क्या बनेगा? 2SO3। SO2 भी यहाँ पे गैस अवस्था में, O2 भी यहाँ पे गैस अवस्था में, और SO3 भी यहाँ पे गैस अवस्था में। लेकिन जो प्लेटिनम उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में होता है। तो अपन कह सकते हैं कि H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि में जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है वह भी एक विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है। तो हमने विषमांगी उत्प्रेरण की परिभाषा देख ली। क्या कहा हमने कहा यदि अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था अलग अलग हो तो वह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल लिया वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल H2, उत्प्रेरक यहाँ पे निकिल है, और वनस्पति घी का निर्माण हो गया। वनस्पति तेल लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, और वनस्पति घी भी लिक्विड अवस्था में। जो निकिल उत्प्रेरक है वह यहाँ पे ठोस अवस्था में है। दूसरा एग्जाम्पल लिया अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, यानी N2 प्लस 3H2 2NH3 का निर्माण हो रहा है। उत्प्रेरक यहाँ पे ठोस अवस्था में है, अभिकारक और उत्पाद यहाँ पे गैसीय प्रावस्था में है। तीसरा एग्जाम्पल लिया H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि। इसमें भी अभिकारक और उत्पाद तो गैसीय अवस्था में है, लेकिन जो प्लेटिनम उत्प्रेरक है वह ठोस अवस्था में है। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे विषमांगी उत्प्रेरण के। अब हम पढ़ते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि, यानी देखो पिछले वीडियो में हमने समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि का अध्ययन किया था। वहाँ पर हमने सिद्धांत पढ़ा था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। और यहाँ पे अपन पढ़ेंगे अधिशोषण सिद्धांत। यानी अपन कह सकते हैं
कि विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को समझाने के लिए यहाँ पर अधिशोषण सिद्धांत प्रयुक्त होगा। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? हमारी हेडिंग रहेगी अब विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि। देखो काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत आएगा यहाँ पे, अधिशोषण सिद्धांत। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर सिद्धांत कौन सा रहेगा? अधिशोषण सिद्धांत। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि। और कौन सा सिद्धांत बताया मैंने? यहां पर सिद्धांत आएगा अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत। हमारी हेडिंग क्या रहेगी अब? विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि। देखो विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को हम समझाएंगे अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा, जो काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि कुछ गैसीय अभिक्रियाएं ठोस उत्प्रेरक की सतह पर संपन्न होती हैं और ठोस उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। यानी अपन यहाँ पे कहेंगे कि कुछ गैसीय अभिक्रियाएं, समझना सिद्धांत को, कुछ गैसीय अभिक्रियाएं ठोस उत्प्रेरक की सतह पर संपन्न होती हैं। संपन्न होती हैं। अब देखो हमारा अधिशोषण सिद्धांत क्या कहता है? अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, उत्प्रेरक की सतह पर, ध्यान से समझना, उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। एक्टिव सेंटर। अब देखो आप, यानी अधिशोषण सिद्धांत किस प्रकार से विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को समझाता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। तो यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से जुड़कर अधिशोषित हो जाते हैं। ये इस सिद्धांत का हम पहला बिंदु कह सकते हैं। क्या बताया मैंने?
इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से जुड़कर अधिशोषित हो जाते हैं। दूसरा बिंदु हम क्या कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु रासायनिक बंध बनाकर सक्रिय संकर का निर्माण कर लेते हैं। पहले क्या हुई है, अधिशोषित, बाद में रासायनिक बंध बनाकर सक्रिय संकर का निर्माण कर लेते हैं। और तीसरे बिंदु में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये सक्रिय संकर तुरंत उत्पाद में बदल जाते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये सक्रिय संकर शीघ्रता से उत्पाद में विघटित हो जाते हैं तथा उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से विशोषण हो जाता है। तो हम इस प्रकार से अधिशोषण सिद्धांत को समझा सकते हैं। हम इस सिद्धांत को बिंदुओं के द्वारा पढ़ेंगे। देखो, इस सिद्धांत का पहला बिंदु क्या है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर्वप्रथम ध्यान से समझना आप, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अधिशोषण सिद्धांत, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को समझाने के लिए। क्या कहेंगे, सर्वप्रथम अभिकारक के अणु, सर्वप्रथम अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों, एक्टिव सेंटर, सक्रिय केंद्रों से जुड़कर अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। ये हमारा इस सिद्धांत का पहला बिंदु हम मान सकते हैं। क्या कहा हमने कि सर्वप्रथम अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से जुड़कर अधिशोषित हो जाते हैं। दूसरे बिंदु में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक बंध बनाकर, रासायनिक बंध बनाकर सक्रियत संकर, सक्रियत संकर का निर्माण, सक्रियत संकर का निर्माण कर देते हैं, सक्रियत संकर का निर्माण कर देते हैं, कर देते हैं। देखो, इस सिद्धांत का दूसरा बिंदु हमने क्या देखा, अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक बंध बनाकर सक्रिय संकर का निर्माण कर देते हैं। अब तीसरे बिंदु में हम क्या कहेंगे कि ये सक्रिय संकर तुरंत उत्पाद में विघटित हो जाते हैं। क्या कहेंगे, देखो हम कहेंगे ये सक्रिय संकर, ये सक्रियत संकर तुरंत उत्पाद में विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं की बात है, उत्पाद में
विघटित हो जाते हैं तथा उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से विशोषण हो जाता है। विशोषण हो जाता है यानी तीसरे बिंदु में हमने क्या कहा हमने कि ये सक्रिय संकर तुरंत उत्पाद में विघटित हो जाते हैं और उत्पाद बनने के बाद तुरंत उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से क्या हो जाता है, विशोषण, यानी उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद अलग हो जाता है और हमें उत्प्रेरक पुनः प्राप्त हो जाता है। वापस से मैं आपको अधिशोषण सिद्धांत के बिंदु समझा रहा हूँ। हमने क्या कहा कि कुछ गैसीय अभिक्रियाएं ठोस उत्प्रेरक की सतह पर संपन्न होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। सर्वप्रथम अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से जुड़कर अधिशोषित हो जाते हैं। अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक बंध बनाकर सक्रिय संकर का निर्माण कर देते हैं और ये सक्रिय संकर तुरंत उत्पाद में विघटित हो जाते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये सक्रिय संकर शीघ्रता से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तथा उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से विशोषण हो जाता है, यानी उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाता है और हमें उत्प्रेरक पुनः प्राप्त हो जाता है। हम इस अधिशोषण सिद्धांत को एक सामान्य एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पे ए व बी अभिकारकों से, ए व बी अभिकारक से ए बी उत्पाद का बनना, ए बी उत्पाद का बनना, ये हमने कोई सामान्य एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल से हम विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को समझेंगे अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ये यहाँ पे रहेगा उत्प्रेरक और उत्पाद बनेगा ए बी, यानी ये तो है अभिकारक, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति है और ये है उत्पाद। हम इस सामान्य एग्जाम्पल से इस अधिशोषण सिद्धांत को समझते हैं कि किस प्रकार से यह विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को समझाता है। बस आपको ये 3 बिंदु ध्यान में रखने हैं। पहला बिंदु क्या बताया मैंने कि सर्वप्रथम अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से जुड़कर अधिशोषित हो जाते हैं। उसके बाद में हमने क्या कहा कि ये अभिकारक के अणु अधिशोषित होने के बाद में उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक बंध बनाकर सक्रिय संकर का निर्माण कर देते हैं और ये सक्रिय संकर तुरंत उत्पाद में विघटित हो जाते हैं और उत्पाद बनने के बाद में उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाता है और उत्प्रेरक हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। अब हम इस सामान्य एग्जाम्पल से इसकी क्रिया विधि को समझते हैं डायग्राम के द्वारा। देखो तो ध्यान से आप समझते चले जाएंगे मेरे साथ। अब हम इस सामान्य एग्जाम्पल से विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को समझते हैं। 3 बिंदु आपको मैंने बताए, ये 3 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। पहले क्या होगा, पहले अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से जुड़कर अधिशोषित हो जाएंगे। उसके बाद में उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु रासायनिक बंध का निर्माण करके सक्रिय संकर का निर्माण कर देंगे। उसके बाद में ये सक्रिय संकर तुरंत उत्पाद में विघटित हो जाते हैं और उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से विशोषण हो जाता है, विशोषण हो जाता है।
देखो हमने जो सामान्य एग्जाम्पल लिया है उसी से हम समझेंगे विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। देखो उत्प्रेरक को मैं दिखा रहा हूं इस प्रकार से, क्योंकि हमें पता है उत्प्रेरक की सतह पर क्या होते हैं, सक्रिय केंद्र। देखो ये तो हमने दिखाया है उत्प्रेरक, क्या दिखाया है, उत्प्रेरक। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अभिकारक के अणु क्या थे हमारे पास, A+B, यानी ये हैं हमारे पास अभिकारक के अणु। अभिकारक के अणु, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम कह सकते हैं उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का, अभिकारक अणुओं का अधिशोषण, अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। यही कहा था हमने कि सबसे पहले अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से जुड़कर अधिशोषित हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। देखो किस प्रकार से होगा, ये हमारे पास उत्प्रेरक की सतह है, ये सक्रिय केंद्र है, और यहाँ पे अभिकारक के अणु क्या हो जाएंगे, अधिशोषित। कोई दिक्कत नहीं है। ये उत्प्रेरक की सतह थी, यानी उत्प्रेरक था, सीधी सी बात ये है। ये अभिकारक के अणु थे। सबसे पहले क्या हुआ, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण, ये हमने दिखा दिया। अब क्या होगा, अब हम कह सकते हैं अब ये अभिकारक के अणु रासायनिक बंध बनाकर सक्रियत संकर का निर्माण करते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन। और देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये लो। अब ये रासायनिक बंध बना के सक्रियत संकर का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये सक्रियत संकर उत्पाद में टूट जाएगा, यानी उत्पाद में क्या हो जाएगा, परिवर्तित, और उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाएगा। यानी अब मैं इधर दिखा रहा हूँ, यानी हम कह सकते हैं उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से, उत्प्रेरक की सतह से विशोषण, यानी हटना, विशोषण। ये लो, और ये क्या बन गया, AB उत्पाद। यानी ये तो बन गया हमारे पास उत्पाद, और ये उत्प्रेरक हमें
पुनः प्राप्त हो चुका। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको 3 बिंदुओं को डायग्राम से समझाया है, वापस से आपको समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणुओं का क्या होगा, अधिशोषण, ये हमने दिखा दिया अधिशोषण। फिर ये अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक बंध बनाकर सक्रिय संकर का निर्माण कर देते हैं, और ये सक्रिय संकर उत्पाद में विघटित हो जाएगा, और ये उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाएगा, और हमें उत्प्रेरक पुनः प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। आप यहाँ पे लिख दो विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, हमने पहले इसके 3 बिंदु देखे, और फिर उन्हीं 3 बिंदुओं को हमने डायग्राम की सहायता से अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आपको विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको आप बना लेना, और 1-2 बार आप इसका अभ्यास करना, आपको अधिशोषण सिद्धांत के बिंदु याद हो जाएंगे। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि यह सिद्धांत किन बिंदुओं की व्याख्या करता है, कौन कौन से बिंदुओं की व्याख्या करता है। अधिशोषण सिद्धांत किन बिंदुओं की व्याख्या करता है, उन बिंदुओं की चर्चा अब हम करते हैं, यानी कौन कौन सी बातें हमें ये बताता है। देखो, अपन कह सकते हैं कि जो कमियां माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में रही थी, उन कमियों को अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा दूर किया जा सकता है, यानी वो कमियां इस अधिशोषण सिद्धांत में नहीं है। बात सीधी सी है। तो अब हम देखते हैं कि यह सिद्धांत किन बिंदुओं की व्याख्या करता है। देखो, पहला बिंदु ले रहा हूं मैं, यानी हम कह सकते हैं यह सिद्धांत निम्न बिंदुओं की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत निम्न बिंदुओं की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत निम्न बिंदुओं की व्याख्या करता है। देखते हैं कौन कौन से बिंदुओं की व्याख्या यह सिद्धांत करता है। देखो, पहला बिंदु ले रहा हूं मैं। पहला बिंदु हम क्या कह सकते हैं, देखो अभी हमने क्रियाविधि के द्वारा देखा है कि उत्प्रेरक की सतह पर बार बार क्या होता है, अधिशोषण और विशोषण। तो बार बार अधिशोषण विशोषण होने से उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा भी अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। पहला बिंदु है जिसकी व्याख्या यह सिद्धांत अच्छी तरीके से कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि अंत में उत्प्रेरक हमें पुनः प्राप्त हो रहा है, वापस से यही उत्प्रेरक अभिकारक के अणुओं के साथ संयोजन करेगा, यानी अपन कह सकते हैं कि अभिकारक के अणु पुनः इसकी सतह पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित, और वापस से क्या होगा, रासायनिक बंध बनेगा, सक्रिय संकर बनेगा, और पुनः उत्पाद अलग हो जाएगा, और उत्प्रेरक हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर बार बार अधिशोषण और विशोषण होता रहता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। यानी पहला बिंदु हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर, समझना बात को, उत्प्रेरक की सतह पर बार बार
अधिशोषण व विशोषण, बार बार अधिशोषण व विशोषण होता रहता है, बार बार अधिशोषण व विशोषण होता रहता है, होता रहता है। अतः उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, ध्यान से समझना, अतः उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा अभिकारकों की अधिक मात्रा को, अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है, अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है, उत्प्रेरित कर सकती है। क्या बताया हमने कि उत्प्रेरक की सतह पर बार बार अधिशोषण व विशोषण होता रहता है, अतः उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। दूसरा बिंदु हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण होने के पश्चात उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अपन कह सकते हैं अर्थात अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के द्रव्यमान व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी दूसरा बिंदु हम इस प्रकार से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह से, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण होने के पश्चात, उत्पाद का विशोषण होने के पश्चात, उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है, उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात अभिक्रिया के दौरान, अर्थात अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के द्रव्यमान, उत्प्रेरक के द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन, एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने दूसरा बिंदु देखा। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण होने के पश्चात, विशोषण होने के पश्चात उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के द्रव्यमान व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा बिंदु ले रहे हैं हम, तीसरा बिंदु हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों के अधिशोषण से अधिशोषण उष्मा मुक्त होती है, क्योंकि हमें पता है अधिशोषण एक उष्माक्षेपी
परक्रम होता है। तो क्या कहा हमने कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों के अधिशोषण से अधिशोषण ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों के अधिशोषण से अभिकारकों के अधिशोषण से अभिकारकों के अधिशोषण से अधिशोषण ऊष्मा मुक्त होती है। अधिशोषण ऊष्मा मुक्त होती है जिससे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। देखो इस बिंदु को समझो आप भाई। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का क्या हो रहा है? अधिशोषण। हमें पता है कि अभिकारकों के अधिशोषण से अधिशोषण ऊष्मा मुक्त होती है। अब ये जो अधिशोषण ऊष्मा मुक्त हो रही है, ये अभिकारकों के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है। इसका मतलब जितनी ऊर्जा चाहिए अभिक्रिया के लिए, उसका मान क्या हो गया? कम हो गया। यही कहा हमने कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, और सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। ये हमारा तीसरा बिंदु था। अब देखो चौथा बिंदु आ रहा है इंपॉर्टेंट। देखो चौथा बिंदु हमें ये बोलता है कि जो उत्प्रेरक विष होते हैं, ये उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से दृढ़ता के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता घट जाती है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे उत्प्रेरक विष के अणु समझना इंपॉर्टेंट बिंदु है। उत्प्रेरक विष के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से दृढ़ता से जुड़ जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता कम हो जाती है। देखो क्या कहा हमने कि उत्प्रेरक विष के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से दृढ़ता से जुड़ जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता
कम हो जाती है। यानी उत्प्रेरक विष के अणु सक्रिय केंद्रों से जुड़ जाएंगे तो अभिकारकों के कम अणु ही उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो पाते हैं, जिसकी वजह से उत्प्रेरक की सक्रियता घटे जाती है। इंपॉर्टेंट बिंदु है। पांचवा बिंदु हमें क्या कह रहा है? पांचवा बिंदु हमें यह कह रहा है कि जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़े जाती है, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़े जाती है। क्या कहेंगे हम कहेंगे उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं, इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं, इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या, सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है, सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है। सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। तो देखो, अधिशोषण सिद्धांत इन बिंदुओं का अच्छी तरीके से व्याख्या करता है, अपन ऐसे कह सकते हैं कि इन बिंदुओं को अच्छी तरीके से समझाता है। देखो, पहला बिंदु क्या लिया हमने कि उत्प्रेरक की सतह पर बार बार अधिशोषण व विशोषण होता रहता है, अतः उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। दूसरा बिंदु हमने क्या लिया कि उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का विशोषण होने के पश्चात उत्प्रेरक की सतह क्या रहती है? अपरिवर्तित। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा बिंदु हमने क्या लिया कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों के अधिशोषण से अधिशोषण ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। सक्रियण ऊर्जा कम होने से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। चौथा बिंदु हमने क्या कहा कि उत्प्रेरक विष के अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से दृढ़ता यानी मजबूती से जुड़ जाते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता कम हो जाती है या घटे जाती है। अंतिम बिंदु हमने क्या कहा कि उत्प्रेरक वर्धक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों, उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। देखो, हमने माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में जो कमियां देखी थी, उन कमियों का यहाँ पर समाधान हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कमियां माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में थी, वे कमियां इस सिद्धांत के द्वारा दूर कर दी गई हैं, क्योंकि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को नहीं समझाता है। तो ये सिद्धांत अधिशोषण सिद्धांत
विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को अच्छी तरीके से समझाता है। दूसरी कमी हमने कौन सी देखी थी? दूसरी कमी हमने देखी थी कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की क्रिया विधि की व्याख्या नहीं करता है, जबकि अधिशोषण सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की क्रिया विधि की व्याख्या अच्छी तरीके से करता है। तीसरी कमी हमने ये देखी थी कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों के महत्व की व्याख्या नहीं करता है, जबकि ये हमारा अधिशोषण सिद्धांत है, ये डिपेंड है उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों पर। यानी अपन कह सकते हैं कि अधिशोषण सिद्धांत उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों के महत्व की व्याख्या करता है और अच्छी तरीके से करता है। तो आज की क्लास में हमने विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि का डिटेल से अध्ययन किया। मैंने आपको बिंदु बनाकर समझाए, डायग्राम से मैंने आपको समझाया कि हम विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को किस प्रकार समझा सकते हैं। और विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को समझाने के लिए अधिशोषण सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अधिशोषण सिद्धांत का हमने डिटेल से अध्ययन किया। हमने कि यह सिद्धांत किन बिंदुओं को समझाता है, उन बिंदुओं का भी हमने डिटेल से अध्ययन किया। एक बार आप इनको लिखना, बिंदु बनाकर आप लिखना, तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।